हेलो दोस्तों, मैं चंद्रमा टैगोर चंदा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार बोर्ड 10वीं का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, जिसमें लेसन फर्स्ट से संबंधित हम कुछ पदों की परिभाषा को परिभाषित करेंगे। तो फिजिक्स में सबसे पहला लेसन है प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। ये हमारा लेसन फर्स्ट का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित कुछ पदों की परिभाषाएं हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश क्या है। हाँ, सबसे पहले प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अगर मान लें कि हम रात में कहीं चलते हैं, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन टॉर्च के माध्यम से अगर हम किसी वस्तु पर टॉर्च फोकस करते हैं, जलाते हैं, तो वो प्रकाश पहले उस वस्तु पर जाएगा और उस वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचेगा, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यह दोस्तों, तो प्रकाश का यही डेफिनेशन है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। और वास्तव में प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब आगे देखते हैं। प्रकाश स्रोत। प्रकाश के बाद हम देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या है। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती है, प्रकाश निकलती है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जी हाँ, जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलती है या प्रकाश उत्सर्जित होती है, तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जैसे में हो गया, जैसे सूर्य, चांद, तारा, टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब प्रकाश स्रोत है। ये सबसे प्रकाश निकलती है, ये सब प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जो है दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जी हाँ, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? वैसे प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। जबकि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जो है, जिसे मानव ने खुद बनाया है, मानव द्वारा निर्मित प्रकाश के स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब इसके बाद हम देखते हैं कोई भी वस्तु जो है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है प्रकाश के माध्यम से। वो है, पहला क्या है? तो प्रदीप्त प्रदीप्त वस्तु, जिसे दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं। और दूसरा है अप्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु, जिसे एक और नाम है अदीप्तिमान वस्तु। यह दोस्तों
प्रकाश को मतलब कि दो भागों में बांटा गया है वस्तु के हिसाब से, दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तु, अदीप्तिमान या अप्रदीप्त वस्तु। तो ये सब का भी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सा है। जैसे देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, टॉर्च हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ये सब कुछ प्रदीप्त वस्तु हैं। और जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जी हाँ, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस बोला जाता है। ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं किरण। किरण देखते हैं। तो किरण क्या है? तो प्रकाश जिस पथ से होकर के गुजरती है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। ये प्रकाश का किरण लिख सकते हैं, प्रकाश का किरण। तो प्रकाश जिस पथ से होकर के गुजरता है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। इसे हम इस तरीके से एरो निशान के द्वारा हम दर्शाते हैं, इसे इस प्रकार से, इसे हम किरण कहेंगे। तो प्रकाश जिस पथ से होकर के गुजरता है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। अब इसको आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो इसके आगे भी हम देखते हैं। तो किरण के बाद अब देखते हैं किरण पुंज। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि बहुत सारा प्रकाश आ गया और उसे विभिन्न प्रकार से मतलब एक बिंदु पा करके मिलती है या एक बिंदु से बाहर की ओर फैलती हुई प्रतीत होती है या समांतर होती है, तो ये किरण पुंज हो गया। यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। अभिसारी किरण पुंज, दूसरा है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा है समांतर किरण पुंज। यह दोस्तों किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तीनों का डेफिनेशन देखते हैं। तो पहला का डेफिनेशन जो है कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, ये यहां से ये देखिए, तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे अगर मान लें कि पहले देखे होंगे कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक लेंस आता था, इस प्रकार का एक लेंस होता था।
देखे होंगे इस प्रकार का लेंस। यहाँ से अगर प्रकाश ऐसे अगर आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे ये लेंस जो है इसे एक बिंदु पर ला करके इकट्ठा करता है। जैसे कि हम लोग बचपन में देखते थे कि नीचे अगर लगाते थे तो कागज पर अगर रखते थे तो कागज जल जाता था। तो ये अभिसारी किरण पुंज का ही एग्जाम्पल है ये। तो आगे देखते हैं दूसरा हम, अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलते हुए प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च, जैसे हम देखते हैं टॉर्च होता है एक, तो टॉर्च में प्रकाश एक बिंदु से निकल करके फैलते हुए नजर आती है। इस तरीके से देखिए, तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है या फैलते हुए प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च की लाइट हो गया, तो टॉर्च की लाइट अगर टॉर्च अगर हम जलाते हैं तो एक बिंदु से फैलते हुए नजर आती है। तीसरा है समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ एक समांतर रेखा पर ही गुजरती है, एक दूसरे के समांतर होती है। या रेजर लाइट हो गया, रेजर लाइट को अगर हम जलाते हैं तो फैलते हुए प्रतीत नहीं होती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है और एक दूसरे के समांतर होती है। तो ये हमारा किरण पुंज हो गया। किरण पुंज तीन प्रकार के, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज हो गए। समांतर किरण पुंज की तरीके से दर्शाए जाते हैं। ये देखिए, ये समांतर किरण पुंज है। अब किरण पुंज के बाद अब हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर लौटती है तो उस लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा एक दर्पण हो गया। दर्पण, ये देखिए यहाँ से प्रकाश देखिए कैसे आ रहा है, अब यहाँ से ये इस दिशा में लौट गया। तो प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर लौटती है, तो प्रकाश जब किसी सतह से टकरा कर लौटती है तो उस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ये देखिए, ये प्रकाश हो गया और यहाँ से एक दर्पण से टकरा करके इस दिशा में मुड़ गया, यानी कि लौट गया। इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित अब इसमें हम कुछ पदों की व्याख्या करेंगे कि आखिर कैसे प्रकाश टकराती है और टकरा कर कैसे किस प्रकार की परिघटना इसमें होती है, इस सबको देखेंगे। तो ये जो है यहाँ पे माने कि कोई स्रोत है, प्रकाश स्रोत। जैसे मान लें कि यहाँ पे सन है, सूर्य भगवान है यहाँ पे। अब यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो इसे बोलते हैं आपतित किरण।
आपतित किरण। और यहाँ से लौटने की जो लौट जाता है प्रकाश उसे बोलते हैं परावर्तन किरण, परावर्तित किरण। ये दोनों के बीच में एक अभिलंब होता है, इसे अभिलंब बोलते हैं। और यहाँ पे एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आकर के जिस बिंदु पर मिलता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को छोटा वाला आई से सूचित किया जाता है, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसे छोटा वाला आर से डिनोट किया जाता है। तो आइए समझते हैं ये परिघटना किया है प्रकाश के परिवर्तन का। तो प्रकाश जिस बिंदु से आकर के सतह से टकराती है, प्रकाश जिस बिंदु से आकर के किसी सतह से टकराती है तो उस प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश किसी माध्यम से चलकर आती है और सतह से टकराती है तो आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। और सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरती है, जिस रेखा से होकर के गुजरती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब ये अभिलंब हो गया। तो अभिलंब जो है किसी समतल पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी समतल पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ये हमारा किसी कोई समतल हो गया, अब यहाँ से एक हम लंब खींच दिए हैं तो ये हमारा अभिलंब हो गया। और ये आपतन बिंदु, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर आकर के मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपतन कोण क्या है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण देखिए, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए इसमें पूछता है आगे क्वेश्चन कि परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन से हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नियम देखिए क्या है कि पहला नियम आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही समतल पर होते हैं। एक ही समतल लिख लीजिए यहाँ पे।
तो पहला नियम क्या है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ देखिए तीनों एक ही समतल में है, यानी कि आपतन बिंदु पर है तीनों है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब, जी हाँ दोस्तों, प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। प्रतिबिंब से पहले एक चीज और हम ध्यान रखते हैं कि वस्तुएं जो हैं प्रकाश के माध्यम से कितने कैटेगरी में बांटा गया है, उसको पहले देख लेते हैं। इसके बाद हम प्रतिबिंब को क्लियर करेंगे। तो किसी भी वस्तु को मतलब कि तीन कैटेगरी में बांटा गया है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। तो पहले इन तीनों वस्तुओं के बारे में हम जानते हैं कि पारदर्शी या पारभासी और ये अपारदर्शी है, ये क्या है। तो पहले देखिए, पारदर्शी पदार्थ क्या है। तो पारदर्शी पदार्थ देखते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या है। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर सके। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे जल हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ हैं। पदार्थ मतलब प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है, यानी कि प्रकाश आर पार हो सकता है। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो सके उसे पारदर्शी पदार्थ करते हैं। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, ये सब पारदर्शी पदार्थ है। परभासी पदार्थ, तो परभासी पदार्थ क्या है, ये वैसे पदार्थ जो प्रकाश के किसी मतलब कुछ भाग को ही अपने से होकर के जाने देते हैं। वैसे पदार्थ जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर के जाने देते हैं उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, कोहरा हो गया, ये सब क्या है, मतलब कि प्रकाश के कुछ ही भाग को मतलब आर पार जाने देते हैं। अब तीसरा हो गया अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या है, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर तक न जा सके, यानी कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार हो गया, कोई लकड़ी हो गया, या कोई पत्थर हो गया, जैसे कोई मानव शरीर ही हो गया। तो ये सब अपारदर्शी पदार्थ हैं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं
प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या है? तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन देखते हैं। तो जब किसी प्रकाश को किसी दर्पण से गुजारा जाता है, जब किसी प्रकाश को किसी दर्पण से गुजारा जाता है तो दर्पण के परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ दोस्तों, जब प्रकाश को किसी दर्पण से होकर के गुजारा जाता है तो दर्पण के परिवर्तन के बाद वह जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो पहला देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या है? तो जब किसी प्रकाश को किसी दर्पण से होकर के गुजारा जाता है, जब किसी प्रकाश को किसी दर्पण से होकर गुजारा जाता है तो दर्पण के परिवर्तन के बाद वह प्रकाश जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ दोस्तों, जब किसी प्रकाश को किसी दर्पण से गुजारा जाता है तो दर्पण के परिवर्तन के बाद वह जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसे जो है वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी लाइन द्वारा इसे दर्शाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे सीधी लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो जब किसी प्रकाश को किसी दर्पण से होकर के गुजारा जाता है, जब किसी प्रकाश को किसी दर्पण से होकर गुजारा जाता है तो वह दर्पण के परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जब किसी प्रकाश को किसी दर्पण से होकर के गुजारा जाता है तो दर्पण के परिवर्तन के बाद वह जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और इसे जो है आभासी प्रतिबिंब को डॉटेड लाइन से, टूटी हुई लाइन से दर्शाया जाता है। आशा करता हूँ मैं अभी तक जो भी डेफिनेशन आप लोगों को बताया हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत ही सरल भाषा में हमने डेफिनेशन बताया है और ये कोई भारी चीज़ नहीं है याद करने के लिए। और कोई भी चीज़ अगर फार्मूला अगर रट कर याद करते हैं तो रट कर याद नहीं होगा। जो भी हम यहाँ पे पद को परिभाषित किए हैं उसको लेकर के बताना उतना संभव नहीं था, या संभव था लेकिन ज़्यादा समय लग जाता, इसलिए हम बोल करके ही सारे डेफिनेशन को डिफाइन किए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं अब आप लोगों को रेगुलर क्लास दूंगा। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसके चलते हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो हम क्लास 10 से रिलेटिव जो भी सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, जो भी सब्जेक्ट होंगे सब सब्जेक्ट को हम क्लियर करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि हम और अच्छे तरीके से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। धन्यवाद।